यूरोप यूक्रेनियों के लिए दरवाजे बंद कर रहा है और शरणार्थियों के नए नियमों का इंतजार है। अगर आप या आपके करीबी यूरोप में अस्थायी सुरक्षा के तहत हैं या यूक्रेन से निकलकर यूरोपीय संघ में ये अधिकार चाहते हैं तो ये एपिसोड जरूर देखें। मैं साफ कर दूं, यूरोप में यूक्रेनियों की अस्थायी सुरक्षा खत्म नहीं हुई है। इसके विपरीत यूरोपीय संघ की परिषद ने यूक्रेनी शरणार्थियों के लिए अस्थायी सुरक्षा तंत्र को 4 मार्च 2028 तक बढ़ा दिया है। अगर आप पहले से ही यूरोप में इस स्टेटस में हैं तो निश्चिंत रहें, ये बदलाव आप पर असर नहीं डालते। लेकिन असली बात अब शुरू होती है जिस पर यह एपिसोड बना है। बढ़ाए गए नियमों में एक सख्त अपवाद जोड़ा गया है। नए आए यूक्रेनी पुरुष जो भर्ती की उम्र के हैं और जिन्हें यूक्रेन से बाहर जाने की अनुमति नहीं है, अब यूरोपीय संघ में अस्थायी सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इस कहानी में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये सब किसने सोचा और इसके लिए पैरवी की। ये कोई बुरे यूरोपीय लोग नहीं थे जिन्होंने यूक्रेनियों को यूरोपीय संघ से बाहर करने का फैसला किया। नहीं, जैसा कि ब्रुसेल्स में कहा गया, इसका अनुरोध खुद कीव ने किया था। इस एपिसोड में हम विस्तार से बताएंगे कि यूरोपीय संघ ने वास्तव में क्या फैसला किया है, ये सब कब से लागू होगा, ये सब किन किन लोगों पर लागू होगा, कौन निश्चित रूप से इन बदलावों के दायरे में नहीं आएगा और किन लोगों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों क्यों क्या यूक्रेन ने खुद ही इसकी मांग की थी? इसका क्या मतलब है उन हजारों पुरुषों और मैं जोर देकर कहता हूं महिलाओं के लिए जो यूरोप में हैं या वहां जाने की सोच रहे हैं? मेरा नाम अलेक्सई पेची है। चलिए इन सवालों को समझते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर के आंकड़े की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए आपकी व्यक्तिगत सदस्यता के लिए मैं आभारी रहूंगा। आइए सीधे तथ्यों से शुरू करें ताकि घबराहट और अफवाहें दूर हों। यूरोपीय संघ की परिषद ने यूक्रेन के नागरिकों के लिए अस्थायी संरक्षण तंत्र को 4 मार्च 2028 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे पहले ये निर्देश मार्च 2027 तक लागू था, यानी इसे 1 साल और बढ़ा दिया गया है। इस महीने के अंत में यूरोपीय संघ की परिषद को अंतिम निर्णय लेना है और ये निर्णय उसी समय से लागू हो जाएगा। इस कार्यक्रम का पैमाना वाकई बहुत बड़ा है। मार्च 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार यूरोपीय संघ में लगभग 4.5 मिलियन यूक्रेनियों अस्थायी संरक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इन सभी को अस्थायी संरक्षण का दर्जा पहले की तरह रहने, काम करने, आवास, चिकित्सा, सामाजिक सहायता और बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करता है। और अब मुख्य नया बदलाव जिसे लेकर इतना बवाल मचा है। इस कार्यक्रम से हाल ही में आए भर्ती योग्य आयु के यूक्रेनी पुरुष बाहर कर दिए गए हैं। यूरोपीय संघ की परिषद की भाषा स्पष्ट है। यूरोपीय संघ में अस्थायी संरक्षण केवल उन्हीं को दी जाएगी जो यूक्रेन में अपनी सैन्य सेवा की जिम्मेदारियों का पालन करते हैं। यानी यूरोपीय लोगों ने शरण पाने के अधिकार को सीधे तौर पर अपने देश के प्रति सैन्य कर्तव्य निभाने से जोड़ दिया है। और यहाँ 3 बेहद महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण हैं जिन्हें स्पष्ट रूप से कहना और दर्ज करना जरूरी है। शर्तें। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बदलाव केवल नए आवेदकों पर लागू होते हैं। जिन लोगों को पहले ही यूरोपीय संघ के देशों में अस्थायी संरक्षण मिल चुका है, उन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। उनका अस्थायी संरक्षण का दर्जा पूरी तरह से बरकरार रहेगा। अगर आप यूरोप में पहले से संरक्षण के तहत हैं तो कुछ नहीं बदलता, बस यहां तक कि अगर आपने मसलन पोलैंड में सुरक्षा प्राप्त की है लेकिन आप स्पेन जाना चाहते हैं और वहां फिर से अस्थायी संरक्षण लेना चाहते हैं तो इसमें कोई समस्या नहीं है। इस स्थिति में आप नए आवेदक नहीं हैं, आप अस्थायी सुरक्षा के नए आवेदक नहीं हैं, इसलिए नए नियम आप पर लागू नहीं होते। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, अस्थायी सुरक्षा का कोई भी नया आवेदक सिर्फ वही नहीं है जो अभी अभी यूरोपीय संघ में आया है। ये वास्तव में कोई भी है जो पहली बार अस्थायी सुरक्षा के लिए आवेदन करता है, चाहे वो इससे पहले वास्तव में कहीं भी रह रहा हो। यानी अगर आप यूरोप में किसी व्यक्तिगत दर्जे पर रह रहे थे, निवास परमिट पर, लेकिन किसी कारणवश आपने अस्थायी सुरक्षा के दर्जे पर जाने का फैसला किया, इसका मतलब है कि आप नए आवेदक हैं, आप नए याचिकाकर्ता हैं और नए नियम आप पर लागू होते हैं। अगर आप पहले अमेरिका, कनाडा या कहीं और रहते थे और अब यूरोप आ रहे हैं, अगर आप पहली बार इस दर्जे के लिए आवेदन कर रहे हैं तो नए नियम लागू होंगे। दूसरी शर्त है कि ये उन सैन्य सेवा बाध्य लोगों पर लागू होती है जिन्हें यूक्रेनी कानून के तहत देश छोड़ने की अनुमति नहीं है। मतलब वे पुरुष जो विदेश में हैं, यूक्रेन के लामबंदी कानून के मुताबिक पूरी तरह नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं।
अब यूरोपीय संघ की प्रवासन सेवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये होना चाहिए कि अस्थायी सुरक्षा का अनुरोध करने वाले ने मार्शल लॉ के दौरान सीमा अवैध रूप से पार नहीं की है। अगर कोई व्यक्ति कानूनी तरीके से बाहर गया है तो यह आधा काम है, क्योंकि यूरोपीय अधिकारी नियमों के अनुसार बिना किसी उल्लंघनकर्ता की स्थिति के अद्यतित सैन्य पंजीकरण दस्तावेज मांग सकते हैं। वही रिजर्व प्लस जहां कोई उल्लंघन नहीं। लेकिन मुझे एक टिप्पणी करनी है। आधिकारिक दस्तावेजों की भाषा कहती है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन ये भाषा अस्पष्ट है। मांग भी सकते हैं, नहीं भी मांग सकते। इसलिए अलग अलग देशों में वास्तविक अमल को देखना चाहिए। तीसरी शर्त उम्र और लिंग से जुड़ी है। इसमें भर्ती योग्य उम्र के पुरुष शामिल हैं। लगभग 23 से 60 साल की उम्र का दायरा बताया गया है, लेकिन 18 से 60 साल तक का दायरा भी उल्लेखित है। यहाँ यूरोपीय परिषद के अंतिम फैसले का इंतजार करना होगा। फिलहाल हमारे पास प्रारंभिक ही है। यूरोपीय परिषद के फैसले में कहा गया है कि ये प्रतिबंध यूक्रेन में सैन्य सेवा के लिए बाध्य महिलाओं पर भी लागू होंगे। ये बिंदु औपचारिक लगता है क्योंकि अभी महिलाओं के यूक्रेन से बाहर जाने पर रोक नहीं है और वे कानूनी रूप से बाहर जा सकती हैं। इसलिए वहां जांच कैसे होगी समझ नहीं आता। उनके पासपोर्ट पर बाहर जाने की कानूनी मुहर जरूर होगी। और यूरोपीय संघ की प्रवासन सेवाओं के लिए पहला संकेत यही है, यानी पासपोर्ट में कानूनी रूप से सीमा पार करने की मुहर। अब देखते हैं ये व्यवहार में कैसे काम करेगा, क्योंकि असली मुश्किल बारीकियों में है। नए नियमों के तहत अस्थायी सुरक्षा के लिए पुरुष आवेदक को दस्तावेजों से साबित करना होगा कि उसने सैन्य कर्तव्यों से जुड़े सभी मामले निपटा लिए हैं। इसे कैसे साबित करेंगे? विदेश में वैध सीमा पार की पुष्टि पासपोर्ट पर आधिकारिक प्रस्थान मुहर से होती है, या फिर कागजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में जारी की गई मोबिलाइजेशन से छूट की प्रमाण पत्र के जरिए। सीधे शब्दों में कहें तो दिखाओ कि तुमने कानूनी तरीके से देश छोड़ा है या तुम्हें आधिकारिक रूप से मोबिलाइजेशन से छूट मिली है, तो यूरोपीय संघ में तुम्हारी सुरक्षा, अस्थायी सुरक्षा तुम्हारी होगी। तुम्हें वो बिना किसी समस्या के मिल जाएगी। अगर दस्तावेज नहीं दिखा सकते तो माफ करो, सुरक्षा नहीं मिलेगी। यूरोपीय आयोग के प्रवासन आयुक्त मैग्नुस ब्रूनर ने यह तर्क समझाया। अस्थायी सुरक्षा नए आए हुए उन लोगों को नहीं मिलनी चाहिए जिन्हें यूक्रेन के कानून के तहत सैन्य जिम्मेदारियों के कारण देश छोड़ने की इजाजत नहीं है। यूरोपीय आयोग ने इस अर्थ को और व्यापक और अधिक ईमानदारी से व्यक्त किया। ये निर्णय सुरक्षा की आवश्यकताओं को यूक्रेन की अपनी रक्षा करने की क्षमता के साथ संतुलित करने के लिए लिया गया है। यही है इस पूरी कहानी का मूल, यही है। अब सबसे दिलचस्प सवाल है कि ये सब शुरू किसने किया। इस पर यूरोपीय आयुक्त ब्रूनर ने साफ कहा था, यूक्रेनी पुरुषों को यूरोपीय संघ की अस्थायी सुरक्षा से बाहर करने का प्रस्ताव सीधे यूक्रेनी पक्ष के अनुरोध पर लाया गया था। हाँ, कीव ने यूरोपीय संघ से अनुरोध किया था कि सैन्य सेवा के लिए बाध्य यूक्रेनियों को यूरोप में अपने आप मिलने वाली अस्थायी सुरक्षा का अधिकार न मिले, जिसे यूरोपीय संघ की परिषद ने रेखांकित किया। यूरोपीय संघ न केवल विस्थापित लोगों के सुरक्षा के अधिकार को मान्यता देता है, बल्कि यूक्रेन के रक्षा के अधिकार को भी स्वीकार करता है, और इसी में कहे तो संतुलन मिला है। अगर देखें तो कीव की तर्क समझ में आती है। एक ऐसे देश के लिए जो 5वें साल से पूरी तरह से युद्ध कर रहा है और सेना के लिए लोगों की सख्त जरूरत है, उसके लिए यह फायदेमंद नहीं है कि यूरोप वास्तव में सैन्य सेवा के लिए बाध्य पुरुषों के लिए एक आरामदायक और कानूनी रास्ता बना दे, जिससे वे यूरोपीय संघ की सुरक्षा में युद्ध से बचकर बाहर रह सकें। नवागंतुकों के लिए ये विकल्प हटाकर यूक्रेन इस रास्ते को बंद कर रहा है। यानी ये यूरोपीय नहीं बल्कि यूक्रेनी लामबंदी नीति है, जिसे बस यूरोपीय संघ के जरिए लागू किया गया है। और मैं मानता हूं कि यही सबसे महत्वपूर्ण बात है जो इस खबर के बारे में समझना जरूरी है। खूबसूरत आवरण के पीछे, जिसे कहा जाता है कि यूरोप यूक्रेनियों के लिए नियम कड़े कर रहा है, असल में खुद कीव का फैसला है। अब सबसे मुख्य सवाल है, नए नियम कब लागू होंगे? यहां पर मतभेद है। कुछ लोग कहते हैं कि ये मार्च 2027 से लागू होगा, मतलब अभी स्वीकार होने पर भी लागू मार्च 2027 में ही होगा। लेकिन मेरी राय में ये इससे कहीं पहले हो जाएगा। चलिए यूरोपीय संघ परिषद की प्रेस रिलीज देखते हैं जिसने यह फैसला जारी किया है। आगे उद्धरण है, ईयू परिषद औपचारिक रूप से फैसला लेगी। अस्थायी सुरक्षा को बढ़ाने का फैसला आने वाले हफ्तों में लिया जाएगा।
फिर यह फैसला यूरोपीय संघ के आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा और अगले दिन से ये लागू हो जाएगा। यानी 15 जुलाई 2026 को केवल यूरोपीय संघ के देशों के राजदूतों के स्तर पर प्रारंभिक सहमति बनी थी। अब इन नियमों को अपनाना होगा। इसके लिए यूरोपीय संघ की परिषद को इन्हें औपचारिक रूप से मंजूरी देनी होगी एक आधिकारिक बैठक में। यह आधिकारिक बैठक जुलाई के अंत में निर्धारित की गई है और फिर अंतिम मतदान के बाद दस्तावेज का पाठ यूरोपीय संघ के आधिकारिक राजपत्र में भेजा जाता है और प्रकाशन के एक दिन बाद ये लागू हो जाता है। इसलिए नए नियम शायद इसी गर्मियों में लागू हो जाएंगे, मार्च 2027 से नहीं। इसमें एक पेच है। अफवाहें हैं कि यूरोपीय संघ की परिषद शायद बैठक नहीं कर सकेगी जुलाई के अंत में, और तब फैसला गर्मी की छुट्टियों के बाद सितंबर में ही लिया जाएगा। उसी के अनुसार नए नियमों का लागू होना भी सितंबर तक टल सकता है। अब आइए नतीजे निकालते हैं। क्या हुआ? यूरोपीय संघ ने यूक्रेन वासियों के लिए अस्थायी सुरक्षा मार्च 2028 तक बढ़ा दी है, और ये एक अच्छी खबर है और मुख्य तथ्य भी। लेकिन इसमें एक अपवाद भी है। हाल ही में आए वे पुरुष और महिलाएं जिन पर सैन्य सेवा अनिवार्य है, जिन्हें यूक्रेन से बाहर जाने की अनुमति नहीं है और जो अपने बाहर जाने की वैधता या लामबंदी से छूट को साबित नहीं कर सकते, उन्हें अब सुरक्षा नहीं मिल पाएगी। इसकी पहल खुद कीव ने की है, और वो भी अपनी रक्षा क्षमता के लिए। ये किन लोगों पर लागू नहीं होता? मैं फिर से दोहराता हूं, ये उन लोगों पर लागू नहीं होता जो पहले से ही यूरोप में अस्थायी सुरक्षा के तहत हैं। उनकी स्थिति सुरक्षित है। ये उन लोगों पर भी लागू नहीं होगा जिन्होंने कानूनी रूप से देश छोड़ा है या जिन्हें आधिकारिक रूप से लामबंदी से छूट मिली है। उन्हें बस इसे दस्तावेज के रूप में साबित करना होगा। किन लोगों पर लागू होता है? ये सिर्फ नए भर्ती योग्य उम्र के आवेदकों पर लागू होता है जो नियमों के बाहर देश छोड़ चुके हैं। उनके लिए यूरोप का रास्ता बंद हो जाता है। तो ये जो यूरोप द्वारा दरवाजा बंद करने वाली बड़ी बड़ी सुर्खियां हैं, ये आधा सच है। यूक्रेनियों के लिए यूरोप का दरवाजा कुल मिलाकर मार्च 2028 तक खुला है। सिर्फ उन लोगों के लिए जो सैन्य सेवा के लिए बाध्य हैं और कानून की अनदेखी कर बाहर गए, अब इसे रोका जाएगा। और इस दरवाजे को थामने वालों में खुद कीव भी शामिल है। अब देखना है कि ये नियम यूरोपीय संघ के हर देश के राष्ट्रीय कानूनों में कैसे शामिल होंगे। वहां और भी बारीकियां और आश्चर्यजनक पहलू हो सकते हैं। हंगरी के नए प्रधानमंत्री पीटर मार्डेयार ने संकेत दिया है कि वे इस निर्देश की अनदेखी कर बिल्कुल सभी यूक्रेनियनों को देश में आने दे सकते हैं। कुल मिलाकर मैं यहाँ पर विराम लगाता हूँ। अपनी राय और निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट्स में लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना ना भूलें। अगर आप इस YouTube चैनल के काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए किसी भी डोनेशन लिंक या डिटेल्स के जरिए ऐसा कर सकते हैं। बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। सबको अलविदा।